कि कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि कौन सी रचना रचना जो है वो उपन्यास विधा की नहीं है। तो आंसर करिए, कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है। आपके विकल्प हैं 100 अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, गबन और बंगाल का अकाल। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग कि कौन सी रचना विधा उपन्यास की नहीं है। तो देखिए, उपन्यास विधा की रचना जो नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का अकाल। तो क्लियर है दोस्तों, बंगाल का अकाल उपन्यास विधा की रचना नहीं है। बाकी जो आपकी 100 अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, गबन, गबन सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। निस्सहाय हिंदू जो है वो राधा कृष्ण दास जी का एक उपन्यास है। किसका? राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। और 100 अजान एक सुजान जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। बट यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो है कि जो बंगाल का अकाल रचना है वो उपन्यास विधा की नहीं है। तो क्लियर है दोस्तों, बंगाल का अकाल उपन्यास विधा की रचना नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, चारू चंद्रलेख के रचनाकार कौन है? आंसर करिए, चारू चंद्रलेख के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 82 के लिए सभी लोग आंसर करिए कि चारू चंद्रलेख के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अज्ञेय जी हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं। सभी लोग आंसर करिए, चारू चंद्रलेख के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद जी की रचना है चारू चंद्रलेख। तो क्लियर है ना, हजारी प्रसाद जी की रचना है चारू चंद्रलेख। इसके अलावा अगर हजारी प्रसाद जी की अन्य रचनाओं के बारे में मैं आपसे पूछूं तो क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिए, मैं बता देता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो चारू चंद्रलेख रचना है, इसके अलावा उनकी अगर रचनाओं की बात करें तो अशोक के फूल, अभी हमने पिछले वीडियो में इसमें चर्चा की थी। तो अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नबा, अनामदास का पोथा, ठीक है। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, जल्दी से एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चारू चंद्रलेख विधा है। देखिए, अभी आपसे पिछले प्रश्न में पूछा था कि चारू चंद्रलेख के रचनाकार कौन है। अब पूछ रहा है कि चारू चंद्रलेख की विधा क्या है? विधा यानी कि वो किस विधा में लिखी गई है। कहानी है क्या ये, या फिर यह एक उपन्यास है, या फिर निबंध है, या फिर नाटक है? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जिससे सभी लोग आंसर कर सकें। तो ठीक है, बिल्कुल, चारू चंद्रलेख की विधा है उपन्यास। अभी हमने चर्चा की थी कि चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और यह एक उपन्यास विधा की रचना है। तो आपका विकल्प नंबर खा या फिर कह दें विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कायाकल्प के रचनाकार कौन है? बेटा जल्दी से बताओ, कायाकल्प के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर प्रेमचंद्र जी हैं। कायाकल्प के रचनाकार के लिए आपको आंसर करना है। कायाकल्प जो रचना है वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना है जिसका नाम है कायाकल्प। सभी लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर किसी का गलत भी है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि गोदान, गवन, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और ये रचनाएं बार बार आपके पेपर में आती हैं, क्योंकि कुछ जो हमारे प्रमुख रचनाकार होते हैं, आपसे जो आप लोगों का 12th का लेवल है, आपसे ज़्यादा टफ भी नहीं पूछेगा और ज़्यादा आपसे इजी भी नहीं पूछेगा। एक नॉर्मल मीडियम आपका जो लेवल रहेगा पेपर का वो लिमिटेड रहता है। तो इसलिए आपको ये जो इंपॉर्टेंट आपकी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इनकी रचनाएं जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं उनका आप एक एक कॉलम बनाते चलिए कि अगर आपको एक कॉलम में महादेवी वर्मा की रखनी है तो उनकी जितनी भी 8 से 10 रचनाएं हैं सबको एक साथ लिख लीजिए। इस तरह से रखिए, ठीक है।
बिल्कुल उमेश चंद्र गुप्ता, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे बेटा। लो अब देख लो प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 84 है कि कायाकल्प की रचनाकार कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद, सभी को मैंने बता दिया है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है कायाकल्प। क्लियर है? आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। सभी लोग आंसर करेंगे कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। जल्दी से आंसर करिए। क्या यह एक नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर जीवनी है, या फिर यह एक आलोचना है। आंसर करिए। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। जल्दी से आंसर करेंगे। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन के लिए, उपन्यास के लिए आंसर कर रहे हैं, सभी का बिल्कुल सही है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है। और अभी अभी नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। आंसर करिए प्रश्न नंबर 86 के लिए कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। सभी लोग आंसर करिए अगर ध्यान दिया हो। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार जी हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। ये नूतन ब्रह्मचारी जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी का एक प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा सभी लोग आंसर करिए बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका का नाम। सभी लोग आंसर करिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका का नाम। आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका का नाम मैंने आपको बताया है कि बहुत ही प्रमुख है। हिंदी प्रदीप जो है उनकी पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट जी की। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। आंसर करना है आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं मृगनयनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर तितली है, या फिर गोदान है। जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए गोदान सभी को पता है, गोदान हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का है, और जो मृगनयनी है वो वृंदावन लाल वर्मा जी का है। क्लियर है ना? यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा जी का है मृगनयनी। अगर किसी को नहीं है पता तो उसको आप नोट कर लीजिए। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बिल्कुल आपको पता है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि तितली उपन्यास के रचनाकार। अभी अभी मैंने आपको बताया है, अगर ध्यान दिया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तितली उपन्यास के रचनाकार के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अज्ञे जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर प्रेमचंद जी हैं। जल्दी से आंसर करिए। तितली उपन्यास के रचनाकार बिल्कुल सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के लिए आंसर कर रहे हैं तितली और कंकाल। ध्यान रखिएगा, तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रमुख उपन्यास है। अब सभी को पता है कि तितली जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तितली के अलावा मैंने अभी आपको बताया है कंकाल, कंकाल जो उपन्यास है वो भी जयशंकर प्रसाद जी का है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। आंसर करिए। कामायनी, गोदान, साकेत, या स्कंदगुप्त। तो सभी लोग जानते हैं कि जो गोदान रचना है यहाँ पर वो एक उपन्यास है। सभी लोग जानते हैं गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कामायनी रचना है ये उपन्यास नहीं है, ये अन्य रचनाएं हैं, ये उपन्यास विधा में नहीं है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो यहाँ पर सिर्फ उपन्यास विधा में केवल गोदान है। प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। निम्न रचनाओं में से प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सी रचना नहीं है। आंसर करिए। क्या गोदान, या फिर निर्मला, या रंगभूमि, या त्यागपत्र। कौन सी रचना प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। जल्दी से आंसर करिए। देखिए गोदान, निर्मला, रंगभूमि और त्यागपत्र में आपको वह रचना टिक करनी है जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। जल्दी से कमेंट में करें। सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद का उपन्यास त्यागपत्र नहीं है, क्योंकि ये जैनंद कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है? जैनंद कुमार जी की रचना है। जबकि गोदान, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि,
कायाकल्प, इतनी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। अगर आप इस प्रश्न में गलती कर रहे हैं तो फिर तो बहुत छोटी छोटी चीजें आप नहीं पकड़ पा रहे। तो ध्यान रखिए, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, ये सभी रचनाएं हमारे प्रेमचंद जी की हैं। लेकिन त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आंसर करेंगे बाण भट्ट जी की आत्मकथा जो है, जो बाण भट्ट की आत्मकथा रचना है वो किस विधा की रचना है। साथ ही साथ इनके जो रचनाकार हैं वो भी बताएंगे, अभी अभी हमने चर्चा की थी। तो इसलिए बताइए, उपन्यास विधा की रचना है, कहानी है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पर उपन्यास के लिए आंसर कर रहे हैं, विकल्प ए के लिए, विकल्प का के लिए आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। तो ध्यान रखिए, यदि उसमें आत्मकथा लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वह रचना आत्मकथा हो। तो बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर विकल्प सिर्फ आपको घुमाने के लिए ही आत्मकथा रखा गया है। तो देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है, हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है। तो देखिए, आगे क्लियर हो गया ना आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, नदी के द्वीप, बहुत अच्छी रचना आई है, ये नई रचना है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? आंसर करेंगे, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करिए। नदी के द्वीप के रचनाकार अज्ञेय जी हैं, नगेंद्र जी हैं, कृष्णदास जी हैं या फिर भीष्म साहिनी जी हैं? सभी लोग आंसर करिए। विकल्प का के लिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। नदी के द्वीप के जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय जी हैं। आप लोगों को इनका नाम पता है? पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सोचिए, इतना बड़ा उनका नाम है कि अगर आप नाम याद करेंगे तो भी शायद आपको 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पढ़ते पढ़ते हमें उनका नाम याद हो जाता है, रट जाता है। तो देखिए, अज्ञेय जी की कुछ रचनाएं आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, बार बार रिपीट होती हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। दूसरी रचना है आंगन के पार द्वार। तीसरी रचना कितनी नावों में कितनी बार। देखिए, थोड़ा सा तुक मिला के लिखिएगा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, अरे यायावर रहेगा याद। तो जैसे इनका नाम बड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसी तरह से इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत लेंथी है, यानी काफी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। कैसे? कितनी नावों में कितनी बार, सोचिए, इतनी बड़ी रचना का नाम है। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, बिल्कुल ठीक है। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, बावरा अहेरी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, अरे यायावर रहेगा याद, ये सभी रचनाएं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी के द्वीप क्लियर हो गया आप लोगों को। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। काफी लोगों ने अच्छे से आंसर किया है, अच्छे से आप लोग इसी तरह से आंसर करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? आंसर करना है आपको कि शेखर एक जीवनी जो रचना है उसके लेखक कौन है? भीष्म साहिनी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये है इनका पूरा नाम, इतने बड़ा नाम है इनका, या फिर अज्ञेय जी हैं या फिर भगवती चरण वर्मा जी हैं? आंसर करिए। तो बिल्कुल, शेखर एक जीवनी के हमारे जो रचनाकार हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बिल्कुल, आगे शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय जी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या फिर नौका डूबी? कौन सी जो रचना है, कौन सा जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है? जल्दी से आंसर करिए, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास सभी को जानकारी है, गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो आप लोग जानते हैं जो गोदान उपन्यास है वो किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मैं जितनी बार आप लोग प्रश्न आएगा ये संबंधित मैं बार बार रिपीट करूंगा, बस जरूरी है कि आपको तैयार हो जाए। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास फिर से सुनिएगा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, इसके अलावा कायाकल्प, ये सभी जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक अन्य जो आपके लिए प्रश्न बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो है परीक्षा गुरु से संबंधित। किससे? परीक्षा गुरु से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है। क्या बन सकता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बार बार मैंने पढ़ाया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हैं वो कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसलिए
आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास याद रखिए, हिंदी का प्रथम नाटक याद रखिए, हिंदी की प्रथम कहानी याद रखिए और हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत याद रखिए। ये 4 जो रचनाएं हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, सुनीता विधा की दृष्टि से कौन सी रचना है? यानी सुनीता जो रचना है वो किस विधा की है, आपको ये बताना है। विधा बतानी है सुनीता की। कहानी है, आलोचना है, निबंध है या फिर उपन्यास है? आंसर करिए, सुनीता किस विधा की रचना है? कहानी है, आलोचना है, निबंध है या फिर उपन्यास है? ये जितने भी लोग यहाँ पर डी के लिए आंसर कर रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। तो देखिए, जो सुनीता है वो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। सुनीता उपन्यास विधा की रचना है। अब किसकी रचना है ये आप ध्यान रखिए। बिल्कुल शोभित सिंह कुशवाहा ने आंसर कर दिया है, जैनेन्द्र कुमार। तो सुनीता जो है वो जैनेन्द्र कुमार जी का एक उपन्यास है। किसका? जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो त्यागपत्र रचना थी वो भी जैनेन्द्र कुमार की थी और सुनीता जो रचना है वो भी जैनेन्द्र कुमार की। तो आज हमने जैनेन्द्र कुमार की 2 रचनाएं पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? एक त्यागपत्र और एक सुनीता। तो आप जैनेन्द्र कुमार जी की जो कॉलम आप बनाए कॉपी में उसमें आप एक साथ उनकी दोनों रचनाएं लिख लें, त्यागपत्र और सुनीता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा 96 नंबर का प्रश्न है कि बलचनमा उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बलचनमा। जल्दी बताइए, बलचनमा या बलचनमा जो भी है वो किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का, नागार्जुन का, अमृत राय का या फिर अमरकांत का? जल्दी से आंसर करिए। बलचनमा किसका उपन्यास है? नागार्जुन जी का उपन्यास है बलचनमा। क्या है? नागार्जुन जी का उपन्यास है। तो इसका आपका जो प्रश्न नंबर 96 उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर खा। नागार्जुन जी का उपन्यास है बलचनमा। तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन जी का उपन्यास है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता कृति है। प्रश्न में कह रहा है कि कृति, अगर कृति लिखा रहे या रचना लिखा रहे एक ही बात होती है। तो गुनाहों का देवता किसकी रचना है या किसकी कृति है? तो आंसर करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की या फिर रघुवीर सहाय की? आंसर करिए, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करेंगे। धर्मवीर भारती जी की रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों का देवता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्मवीर भारती जी की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल, ये आपके प्रश्न जो है आगे कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये प्रश्न कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है, काफी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये रचना। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कर्म भूमि के रचयिता कौन है? प्रश्न में पूछा है कर्म भूमि के रचयिता। आज में ये आपके ये जो रचनाएं हैं मैंने इतनी बार रिपीट कर दी है। कर्म भूमि हो गई, गोदान हो गई, गबन हो गई, कायाकल्प हो गई, इतनी बार मैंने रिपीट कर दी है कि ये आंसर तो सभी को सही देना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या फिर वृंदावन लाल वर्मा? जल्दी से आंसर करेंगे अपना अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पर सी मुंशी प्रेमचंद के लिए आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, 1000 बार रिपीट करूंगा, एक बार फिर से नोट कर लो। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प। ये सभी जो रचनाएं हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ध्यान रखिएगा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है आज का 99 नंबर का प्रश्न, 99 श्री जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास। भैया जल्दी से आंसर करेंगे, श्री जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता और त्यागपत्र दोनों ही रचनाएं बताई थी कि दोनों ही उपन्यास, सुनीता जो उपन्यास था वो भी और त्यागपत्र दोनों ही उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। यहाँ पर गलती तो होनी ही नहीं चाहिए अगर अभी आपने क्लास देखी है तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 99 के लिए सही आंसर हो जाएगा त्यागपत्र के लिए। बिल्कुल बेटा। तो देखिए, श्री जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है त्यागपत्र। मैंने 2 रचनाएं आज आपको पढ़ाई हैं जैनेन्द्र कुमार जी की, त्यागपत्र और सुनीता। दोनों ही उपन्यास हैं और दोनों के ही रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। क्लियर हुआ ना? प्रश्न नंबर 99 तक क्लियर हो चुका है, श्री जैनेन्द्र कुमार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? बताइए, आंसर करिए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, मौलिक मतलब जानते हैं आप? मौलिक
अब चलिए पहले आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं मौलिक क्या होता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान या फिर चरित्रहीन? जल्दी से आंसर करेंगे, मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो देखिए, मौलिक का मतलब होता है प्रारंभिक, मौलिक का मतलब होता है जो जिससे जिसकी शुरुआत हुई हो, बुनियादी। मौलिक का अर्थ होता है जो सबसे अलग हो, हटके हो। तो देखिए, शुरुआत जब हुई थी उपन्यासों की, तो किस चीज से उसकी मौलिकता आई, यानी उपन्यास की मौलिकता किस रचना से आई, ये पूछा जा रहा है। तो जिस रचना से शुरुआत हुई होगी उपन्यासों की, तो मैंने आपको बताया है कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था, यानी कि परीक्षा गुरु से उपन्यास मौलिकता में आया, यानी कि पहला जो उपन्यास था उससे उपन्यास की शुरुआत हुई हिंदी में, और वही मौलिक उपन्यास कहलाएगा। मौलिक मतलब प्रथम, मौलिक का अर्थ होता है प्रथम। अगर हम मौलिक नाटक की बात करें तो प्रथम नाटक के बारे में पूछ रहा है, यदि मौलिक उपन्यास पूछ रहा है तो प्रथम उपन्यास पूछ रहा है। मौलिक का अर्थ होता है जब किसी चीज से हटकर काम किया जाए, यानी सबसे पहली बार शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिए। परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास जी का है, तो मौलिक उपन्यास यानी प्रथम उपन्यास यही पूछ रहा है। तो आप विकल्प या प्रश्न से आप बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि हिंदी का प्रथम या हिंदी का मौलिक नाटक कौन सा है, तो पता है नहुस है। हिंदी की मौलिक कहानी कौन सी है, तो पता है इंदुमती है। हिंदी का मौलिक यात्रा वृतांत कौन सा है, तो पता है कि सरयू पार की यात्रा है। तो ये याद रखिए, मौलिक का मतलब होता है प्रथम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा।